हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। जो सवाल होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जो शैवाल होते हैं उनके जो सामान्य लक्षण होते हैं, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, उसको आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अपन एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्गी जो होता है वो प्लांटी जगत में आता है, आप लोगों को पता है। जैसे अगर अपन बात करें, जो व्हिटेकर जी थे, व्हिटेकर ने पंच जगत परिकल्पना दी थी। व्हिटेकर जी ने क्या किया था, पंच जगत परिकल्पना दी थी, जिसके अंतर्गत मतलब अपने जो सारे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनको टोटल इन्होंने क्या किया था, 5 जगतों में क्या किया था, विभाजित किया था, 5 जगतों में डिवाइड किया था। जो 5 जगत थे व्हिटेकर द्वारा दिए गए, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, फिफ्थ हो गया एनिमेलिया। ये टोटल कितने जगत दिए थे, 5 जगत दिए थे। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया। अब यहाँ पे एल्गी जो होता है अपन किस में पढ़ते हैं, प्लांटी में पढ़ते हैं। इसके अंदर बात करें प्लांटी के अंदर क्या क्या बताया था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सारी चीज़ें जो होते हैं अपन कौन सी जगत में पढ़ते हैं, प्लांटी जगत में पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, जो व्हिटेकर जी ने क्या दी थी, पंच जगत परिकल्पना दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, अब जो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना क्या है, एल्गी, शैवाल है। अगर अपन शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल क्या होते हैं, एक थैलेस पादप होते हैं। जैसे अगर अपन इसके प्राचीनतम वर्गीकरण की बात करें तो इनको थैलोफाइट्स में रखा गया था। थैलोफाइट्स में 2 उपसमूह को रखा गया था। एक तो किसको रखा गया था, फंजाई को रखा गया था, और एक किसको रखा गया था, इन एल्गी को रखा गया था। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर एल्गी की बात करें तो जो एल्गी होता है वो क्या होते हैं, थैलसी पादप होते हैं। ये थैलोफाइट का एक उपसमूह माना जाता है। ये क्या बताया मैंने, थैलसी पादप होते हैं। थैलसी पादप होने का मतलब क्या हो गया, थैलसी पादप होने का मतलब हो गया कि ये जो एल्गी होते हैं ये पादप होते हैं, लेकिन इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि इनमें वास्तविक जड़ नहीं पाई जाती है, वास्तविक तना नहीं पाया जाता है, वास्तविक जो पर्ण होती हैं, लीव्स होती हैं, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो अपन ने क्या बताया, ये थैलसी पादप होते हैं, इनमें संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। ये चीज़ें जो है, अगर आप एक एल्गी को अगर आप डिफाइन करो, डेफिनेशन अगर आप बताओ तो क्या बोलते हो कि जो एल्गी होता है, शैवाल होते हैं, वो क्या होते हैं, थैलसी पादप होते हैं, जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो कैसे होंगे, स्वयंपोषी होंगे, यानी कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। जैसे मैंने क्या बताया कि जो एल्गी होते हैं ये क्या होते हैं, थैलसी पादप होते हैं, यानी कि इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, ये जो एल्गी होते हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अपन ने बोला कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहने का मतलब क्या हो गया, इनमें
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रेजेंट होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण होगा मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो यानी कि ये कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। एक होता है स्वयं पोषी, दूसरे होते हैं विषम पोषी। स्वयं पोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर विषम पोषी की बात करते हैं तो जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जैसे अपन मनुष्य ही हो गए, ठीक है, कि अपन प्लांट्स पे या फिर मांसाहारी होते हैं तो दूसरे जीव जंतुओं पर भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो यानी कि ये कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। तो यहाँ पे एल्गी का क्या बताया, थैलसी पादप होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होता है। नेक्स्ट मैंने बताया जो एल्गी होते हैं उनमें जो संवहन उत्तक होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है। संवहन उत्तकों का अभाव होता है। जो एल्गी होते हैं इनमें क्या होता है, संवहन उत्तकों का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो ये क्या हो गए, पर्णहरित युक्त क्लोरोफिल यानी पर्णहरित युक्त हो गया, स्वयं पोषी पादप हो गए और थैलसी पादप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको थैलोफाइटा का उप समूह भी बोला जाता है एल्गी को। मैंने बताया कि पहले थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई को रखा गया था, शैवाल और कवकों को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, जो एल्गी होते हैं इनका अध्ययन करना एल्गोलॉजी या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गी का अध्ययन करना जो होता है वो क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं एल्गोलॉजी कहलाता है। मोस्ट जो अपन नाम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, तो शैवालों का अध्ययन करना, एल्गी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, जो एल्गी के जो लक्षण है उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, शैवालों के लक्षण। शैवालों के लक्षण, अगर अपन एल्गीज की बात करते हैं, शैवालों की बात करते हैं, तो ये जो शैवाल हैं ये एक बहुत बड़ा समूह है, एक विशाल समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि शैवाल एक वृहद समूह है। शैवाल एक वृहद समूह है। अगर अपन एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी का जो उद्भव है या फिर अपन ऐसे बात करें एल्गी की जो उत्पत्ति है वो लगभग कब मानी जाती है, लगभग 2 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई। और कौन से काल में मानी जाती है, कैम्ब्रियन काल में। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व है, कैम्ब्रियन काल में जो है ये जो शैवाल हैं इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और तब से लेकर आज तक ये जो समूह होता है ये लगातार मतलब चलता आ रहा है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं विलुप्त नहीं हुआ है, अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, आज तक इस समूह का क्या बना हुआ है, अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। लेकिन अगर अब अपन बात करते हैं तो इसकी 30,000 से भी अधिक जो जातियां हैं वो अभी पृथ्वी के भूभाग पर प्रेजेंट हैं। लगभग 30,000 से भी अधिक जातियां यहाँ पे एक अनुमान के मुताबिक अपन बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर अपन इनके करेक्टर्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके आवास की। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, इनके आवास की बात करते हैं। तो अगर इनके आवास की बात करते हैं तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं, अधिकांश जो एल्गी होते हैं, मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जल के अलावा भी ये पृथ्वी पर भी प्रेजेंट होते हैं, नम स्थानों पर भी प्रेजेंट होते हैं और अन्य जगहों पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली तो अगर अपन बात करें अधिकांश शैवाल जो होते हैं, अधिकांश शैवाल तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जल के अलावा भी यह मतलब अनेक मतलब जो शैवाल होते हैं, कुछ सदस्य जो होते हैं अन्य आवासों में भी क्या कर सकते हैं, वृद्धि जो है वो कर सकते हैं। शैवालों के जो अधिकतर शैवाल होते हैं, अधिकांश शैवाल जातियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जल में पाई जाती हैं। जल में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी कुछ जातियां
अन्य आवासों में भी वृद्धि कर सकती हैं, अन्य आवासों में भी वृद्धि कर सकती हैं। धरातल पर प्रेजेंट हो सकती हैं, जमीन के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, बर्फीले क्षेत्रों में प्रेजेंट हो सकती है, नमी युक्त क्षेत्रों में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, कुछ जातियां जो होती हैं और अन्य आवासों में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब अगर अपन इनके आवास की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो शैवाल होते हैं ये मुख्यतः अपन बात करते हैं कि एक तो जलीय आवास में प्रेजेंट हो सकते हैं। जलीय आवास में तो अपन ने बता दिया कि मोस्टली जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्थलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं जलीय आवास में भी प्रेजेंट नहीं होते, स्थलीय आवास में भी प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ अन्य आवासों में ही प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं असामान्य आवास में प्रेजेंट होते हैं। असामान्य आवास में प्रेजेंट होते हैं। ये अपन बात करेंगे कि असामान्य आवास कौन कौन से ऐसी जगह और है जहाँ पे जो एल्गी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक्वेटिक जो हैबिटाट होता है, ये हो गया एक्वेटिक हैबिटाट, ये हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक है, और एक हो गया असामान्य हैबिटाट, ये यानी कि अनयूजुअल हैबिटाट। सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, जलीय आवास के बारे में। तो सबसे पहला हो जाएगा जलीय आवास। जलीय आवास यानी कि नदी, नालों, झरनों, समुद्र, इन सब में जो प्रेजेंट होते हैं। एलवण जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लवणीय जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं स्थिर जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और प्रवाही जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर स्थिर जल की बात करें तो स्थिर जल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे झील, तालाब, पोखर आदि हो गए। झील, तालाब, पोखर आदि स्थानों पर शैवाल जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्लोरोफाइसिका, उडोगोनियम हो गया, कारा हो गया, क्लोरोफाइसिका, उडोगोनियम, कारा आदि, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्थिर जल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मिक्सोफाइसिके, रिवुलेरिया हो गया, ग्लाइकोट्राइका हो गया, ये सब जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्थिर जल में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर अपन प्रवाही जल की बात करते हैं तो प्रवाही जल का मतलब क्या हो गया, जो बहता हुआ जल होता है उसके अंदर जो शैवाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे नदियाँ, नाले, झरने आदि हो गए। जैसे क्या हो गए, नदी, नाले, झरने आदि में। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे, जो प्रवाही जल में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये सब जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रवाही जल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने अधिकांश जो सदस्य होते हैं शैवाल के वो तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं जो स्थलीय आवास होते हैं या फिर वायवीय आवास अपन बोल सकते हैं। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, स्थलीय आवास, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं वायवीय आवास। स्थलीय आवास की बात करते हैं तो इनके अंदर भी क्या हो सकते हैं, जैसे स्थलीय आवास यानी कि जमीन पर प्रेजेंट होने वाले, स्थलीय आवास यानी कि जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें मतलब वो कैसे भी करके मतलब किसी भी गड्ढे के द्वारा या उसके द्वारा वो क्या कर चले जाते हैं, जमीन के थोड़े नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ प्रेजेंट होने वाले। ठीक है, भूमिगत आवास जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वायवीय आवास, इन आवासों के सवाल जो होते हैं वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है या वायुमंडल से जो नमी ग्रहण करके वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्थलीय आवास वाले हो जाएंगे या फिर वायवीय आवास वाले हो जाएंगे। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं
तो जैसे सही स्थलीय आवास जो होता है, सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटाट जो होता है, उसके अंदर कौन से हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास हो जाएंगे, वाउचेरिया हो जाएगा, नोस्टोक हो जाएगा, ये सारे जो होते हैं जो जमीन के थोड़े नीचे प्रेजेंट होते हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो भूमिगत आवास होते हैं वो क्या करते हैं, भूमिगत आवास वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे क्लोरोफाइसिका क्लोरेला हो जाएगा, नॉन स्टॉक हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा। वायवीय की बात करते हैं तो साइटोनिमा हो जाएगा, क्रूकोकस हो जाएगा, ये सारे जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे, वायवीय आवास में आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन को पता है कि स्थलीय आवास में और जलीय आवास में मोस्टली जो होंगे वो जलीय आवास में प्रेजेंट होंगे, स्थलीय आवास में यानी कि जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली, ये अपन को इतना पता है। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड जो असामान्य आवास होता है, थर्ड असामान्य आवास, अगर असामान्य आवास की बात करते हैं तो असामान्य आवास में कौन कौन से हो जाएंगे, असामान्य आवास कौन से हो जाएंगे, जैसे बर्फ से आच्छादित आवास हो गए, जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, बर्फ रहती है, उन क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, कुछ शैवाल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उच्च तापयुक्त आवास हो गए, उच्च तापयुक्त आवास, ऐसे शैवाल जिनमें उच्च ताप सहन करने की क्षमता प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें लवण युक्त आवास, जहाँ पर हेलाइन यानी कि जो लवण होता है उसकी मात्रा क्या होती हो, अधिक होती हो, तो वो वहाँ पे रहने वाले जो होंगे लवण युक्त आवास में प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स जो चट्टानें होती हैं, सेल जिनको बोलते हैं चट्टानें, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, शैवाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पादप शरीर में, जंतु शरीर में भी प्रेजेंट होते हैं, किसी के ऊपर पैरासाइट परजीवी के रूप में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए वो कौन से हो गए, अगर अपन बात करें असामान्य जो आवास होते हैं वो हो गए। तो यहाँ पे अपन ने बात करी कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर जल में, जलीय आवास में मोस्टली अधिकांश जो होते हैं जलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं, स्थिर जल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रवाही जल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने बात करी कि वो स्थलीय आवास में भी रह सकते हैं, और असामान्य जो आवास होते हैं यानी कि जहाँ पर रहने के लिए उनमें बहुत सारे अडेप्टेशंस होने चाहिए। जैसे बर्फ जो होता है, बर्फ से आच्छादित आवास होते हैं, उच्च तापयुक्त आवास होते हैं, उच्च लवण युक्त आवास होते हैं, शैवाल होते हैं, चट्टानें होती हैं, जंतु का शरीर हो गया, पादप शरीर हो गया, किसी के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो ये सब तो अपन ने किसकी बात कर ली, इनके मोस्टली इनका जो नॉर्मल जो इनका आवास होता है उनकी बात कर ली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सामान्यतः सभी शैवालों में क्या पाए जाते हैं, वर्णक जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर लक्षण की बात करें तो नेक्स्ट लक्षण कौन सा हो जाएगा, सामान्यतः सभी शैवालों में वर्णक प्रेजेंट होते हैं, सामान्यतः सभी शैवालों में वर्णक प्रेजेंट होते हैं। वर्णक जो होते हैं, पिगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें हरित लवक के अलावा विभिन्न समूह में विशिष्ट प्रकार के वर्णक भी प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पता है क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल कौन से शैवाल में प्रेजेंट होता है ये अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगर जब अपन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें अपन बात करेंगे कि जो कौन सा वर्ग है, कौन से क्लास है, या फिर शैवाल जो होते हैं कौन से शैवालों में कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है। क्लोरोफिल के अलावा इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वर्णक जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्टली जल में उपस्थित होते हैं तो इनमें जो संवहनी तंत्र होता है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। इनमें जो संवहनी तंत्र होता है वो अनुपस्थित होता है, या संवहनी तंत्र की इनमें क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हो जाएगा उत्तक विभेदन जो होता है अनुपस्थित होता है इनमें, यानी कि संवहन उत्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। जो उत्तक होते हैं या फिर जो संवहन उत्तक होते हैं, उत्तक विभेदन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उत्तक विभेदन इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि यांत्रिक उत्तक जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होती है अधिकतर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अधिकतर अपन बात कर रहे हैं कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है।
लेकिन कुछ शैवाल जो होते हैं उनमें सेलुलोज के साथ में कुछ और मिश्रित पदार्थ भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकतर जो होती है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर नेक्स्ट अगर अपन इनमें संचित पदार्थ की बात करते हैं तो इनमें संचित पदार्थ जो होता है वो किसके रूप में हो सकता है, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, ऑयल के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, फैट के रूप में होता है। संचित खाद्य पदार्थ संचित खाद्य पदार्थ जो होता है स्टार्च के रूप में हो सकता है, ऑयल के रूप में हो सकता है, प्रोटीन के रूप में हो सकता है, फैट के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये इनमें क्या होते हैं, संचित खाद्य पदार्थ होते हैं। स्टार्च के रूप में बता दिया, ऑयल के रूप में बता दिया, प्रोटीन के रूप में बता दिया, फैट ईटीसी आदि के रूप में की जो होता है इनमें जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो प्रेजेंट होता है। ये भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से शैवालों में जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो कौन से रूप में प्रेजेंट होता है, स्टार्च के रूप में, ऑयल के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फैट के रूप में, किसके रूप में प्रेजेंट होता है, ये भी अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो शैवाल होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपन बात कर सकते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोस्टली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं मोस्टली, लेकिन कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अगर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन, तथा लैंगिक जनन इनमें होता है। कायिक जनन की अगर अपन बात करें किसके द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा, ठीक है। अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, चल अथवा अनेक प्रकार के अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, चल तथा अचल बीजाणुओं के द्वारा, चल तथा अचल बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। वहीं अगर लैंगिक जनन की बात करें तो ये क्या होता है, समयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार का होता है, समयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली इनके रिप्रोडक्शन की कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। कायिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो चल अथवा अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वो समयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इनमें जो युग्मक संलयन के साथ युग्मनज जो होता है वो मादा प्रजनन अंग में प्रेजेंट रहता है, लेकिन कभी भी भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता है। भ्रूण एम्ब्रियो जो होता है वो इनमें नहीं बनता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी कि इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सामान्य लक्षण होते हैं शैवालों के, उसकी बात करी। बेसिक चीज़ पढ़ी है आज के लेक्चर में अपन ने, क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने स्टार्ट किया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की, जो एल्गी है, शैवाल है, उनके जनरल कैरेक्टर्स जो है वो क्या क्या है। अपन ने स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया कि जो व्हिटेकर जी थे उन्होंने क्या कौन सी पंच जगत परिकल्पना दी, जिन्होंने क्या किया, जो सभी को कितने जगतों में विभाजित किया, 5 जगतों में विभाजित किया। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। प्लांटी में अपन पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। यहाँ पे अपन एल्गी की बात करें, एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, थैलोफाइटा का एक उप समूह होता है। थैलसी पादप होते हैं। थैलसी पादप होने का मतलब हो गया कि इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ते का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। अब ये जो एल्गी होता है इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गोलॉजी या क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है।
फिर यहाँ पे अपन ने बात करी कि जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है वो एफी फ्रिस थे, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें तो एमओपी यंगनर थे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें कि एल्गी जो होते हैं थैलसी पादप होते हैं, जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त स्वयंपोषी जो होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी पादप होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इनमें संवहन ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है। इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी इनके जो शैवालों के जो लक्षण होते हैं। सबसे पहले अपन ने बताया कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, एक वृहद समूह होता है, एक विशाल समूह होता है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व है, 2 अरब वर्ष पूर्व है, कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है, और तब से लेकर आज तक ये जो एल्गी हैं इनका अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। अभी अगर अपन बात करें, एक अनुमान के मुताबिक बता रहे हैं कि जो अभी एल्गी की जो पृथ्वी के भूभाग पर अपन बात करें कि एल्गी की कितनी जातियां, तो लगभग 30,000 से जातियां, 30,000 से अधिक जातियां जो है अभी फिलहाल भूभाग मतलब पृथ्वी के भूभाग पर एल्गी की जातियां जो है वो प्रेजेंट है। इसके कौन कौन से लक्षण अपन ने बताए। सबसे पहले अपन ने बताया कि इनके आवास की बात करें कि तो अधिकांश शैवाल जातियां जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जल में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ जातियां जो होती हैं अन्य प्रकार के आवास में भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर इनके आवासों के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के आवासों में प्रेजेंट होते हैं, जलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं, स्थलीय आवास में प्रेजेंट होते हैं, और असामान्य आवास में प्रेजेंट होते हैं। जलीय आवास का आप लोगों को पता है कि स्थिर जल में हो सकते हैं, प्रवाही जल में हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए कि स्थिर जल में कौन से होते हैं, प्रवाही जल में जो होते हैं वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट, स्थलीय आवास में जमीन के ऊपर रहते हैं, या फिर भूमिगत भाग में रहते हैं, या फिर वायवीय जो वायुमंडलीय नमी होती है उसको ग्रहण करके वहाँ पे रहते हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं, वायवीय आवास में रहने वाले हो जाते हैं। फिर थर्ड अपन ने बताया कि जो असामान्य आवास होते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट होता है। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे रहना मुश्किल होता है, वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस की आवश्यकता होती है। जैसे बर्फ से आच्छादित आवास हो गए, उच्च तापयुक्त आवास हो गए, उच्च लवण युक्त आवास हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं जो चट्टान होगी, सेल्स जिनको चट्टाने बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हो गए। पादप शरीर के अंदर रहने वाले शैवाल हो गए, या फिर जंतु शरीर के अंदर रहने वाले हो गए, या फिर किसी के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, वो शैवाल हो गए। तो ये सब कहाँ रहने वाले हो गए, इन सबको इंक्लूड किया गया है, किसमें, असामान्य आवास में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात करी कि जो शैवाल होते हैं, सामान्यतः सभी शैवालों में क्या होते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वर्णक जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब कौन से शैवालों में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ये भी अपन देखेंगे। इनमें उत्तक विभेदन अनुपस्थित होता है, स्टार्टिंग में बताता है, संवहन उत्तक जो होते हैं इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, मोस्टली इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है, लेकिन कुछ में क्या होते हैं, कुछ शैवाल जो होते हैं उनमें सेलुलोज के साथ साथ कुछ अन्य मिश्रित पदार्थ भी इनके साथ प्रेजेंट होते हैं, जिनके जो मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका भित्ति बनाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने बात करी इनमें संचित पदार्थ जो होता है, स्टार्च के रूप में हो सकता है, ऑयल के रूप में हो सकता है, प्रोटीन के रूप में हो सकता है, फैट के रूप में हो सकता है। इन सब के रूप में जो होता है इनमें संचित पदार्थ प्रेजेंट होता है। कौन कौन से शैवाल में कौन कौन से फॉर्म में या फिर कौन कौन से रूप में जो होता है ये भोजन जो होता है वो संचित रहता है, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, फिर एल्गी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मोस्टली एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर अपन कायिक जनन की बात करते हैं तो विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो चल व अचल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो समयुग्मकीय या असमयुग्मकीय प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट अपन ने बताया कि जब युग्मनज बन जाता है तो वो जो मादा थैलस होता है उसी के अंदर रहता है, उसी में निहित होता है, और भ्रूण इनमें नहीं बनता है, और इनमें पीढ़ी एकांतरण भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने जो बेसिक सी चीज़ थी एल्गी की, जो इसका इंट्रोडक्शन था, बेसिक इसके जो करेक्टर्स थे वो पढ़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।